नमस्कार दोस्तों, टेकलेट इंस्टीट्यूट में आप सभी का फिर से स्वागत है और मैं हूँ खुशबू साहू। आज के लेक्चर में हम कुपोषण, वृद्धि रिग्नानी, वजन त्योहार, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, बच्चों में होने वाली बीमारियां और टीकाकरण से संबंधित पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हम यहाँ पर आज सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हमें एग्जाम के पैटर्न कैसा होगा वो समझ में आता है। अगर हमको कोई भी एग्जाम दिलाना है तो हमें उसके पिछले वर्षों के पेपर को सॉल्व ज़रूर करना चाहिए। इससे बहुत सारी चीज़ें होती है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, हमें समझ में आता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से सवाल कैसे पूछे जाते हैं और उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले पेपर में कैसे सवाल हो सकते हैं, उस पेपर का जो लेवल है वो कैसा होगा। तो इन सभी चीज़ों का अनुमान हम किससे लगा सकते हैं? पिछले वर्षों के पेपर में पूछे गए प्रश्नों को देखकर। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, किशोरी बालिकाओं के वजन एवं हीमोग्लोबिन का स्तर पता करने हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित कार्यक्रम है। ये हमने पढ़ा है। तो देखिए, इसमें से ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जो हमने नहीं पढ़ा है? तो हमने आकर्षक थाली जैसा कोई कार्यक्रम पढ़ा है क्या? नहीं। हमने अन्नप्राशन जैसा कोई कार्यक्रम पढ़ा है क्या? नहीं। हमने वजन त्योहार पढ़ा है क्या? तो हाँ, हमने पढ़ा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभी तक तो हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है लिंग भेद को समाप्त करना, बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करना, बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करना, समाज में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना। तो इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे इन सभी मुद्दों पे विकास कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ से जैसा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वहां से आपको समझ में आ गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, वजन त्योहार। किशोरी बालिकाओं के वजन, बच्चों के वजन, उनका स्वास्थ्य जो चेकअप होता है वो, है ना, हीमोग्लोबिन का स्तर कैसा है, ये सभी पता लगाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में क्या आयोजित होता है? वजन त्योहार आयोजित किया जाता है। ठीक है, आगे, कौन से विटामिन को ज्यादा मात्रा में लेने पर हड्डियों को क्षति पहुंचती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, क्या होगा बताइए? ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे ज्यादा मात्रा में लेने से हड्डियों को क्षति पहुंचती है? देखिए, इसका राइट आंसर विटामिन डी है। अब ये कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ। विटामिन डी हमें किससे किससे मिलता है पहले ये जान लेते हैं। विटामिन डी हमें मिलता है सूर्य के प्रकाश से, दूध, अंडा, मछली का तेल आदि सबसे हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी बताइए, कौन सा रोग होता है विटामिन डी की कमी से? अच्छा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। विटामिन बी में B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। रिकेट्स मतलब सूखा रोग। क्या होता है सूखा रोग में? जो हमारा शरीर है उसकी मांसपेशियां, उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, हमारे जो शरीर है उसके दिल की धड़कनें बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, सुनने में कमी होती है, याददाश्त भी कम हो जाता है। तो ये जो सूखा रोग है ये बच्चों में होता है, जो कि बहुत गंभीर बीमारी है। और जैसे हमने देखा कि हमारा जो शरीर है वो बहुत कमजोर होता है, हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती है। तो ये एक ऐसा रोग है जो हड्डियों से संबंधित है सबसे पहली बात। और होता क्या है? तो देखिए,
क्या होता है कि विटामिन डी के ज़्यादा मात्रा को ग्रहण करने से हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है और इससे हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। वो आपने सुना है ना कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, जितनी की आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करो। तो ये अति की मात्रा है। अगर अत्यधिक मात्रा में कैल्शियम हड्डियों को प्राप्त हो तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। ठीक है, तो विटामिन डी को ज्यादा मात्रा में लेने से हड्डियों को क्षति पहुंचती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कौन से मार्ग से दिया जाता है? इसमें ऑप्शन है ए अंतरत्वचीय त्वचा के अंदर, अवत्वचीय त्वचा के नीचे, अंतरपेशीय और वसों में शिराभ्यंतर। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, पहले तो हम हेपेटाइटिस बी, आपको याद होगा शिशुओं को ये टीका दिया जाता है हेपेटाइटिस बी का, याद है ना आपको? हमने टीकाकरण के अंदर इस टीके के बारे में पढ़ा है। ये जो टीका है ये जन्म के तुरंत बाद बच्चे को या फिर 1 वर्ष से पहले दिया जाता है। ये जो टीका है इसे मांसपेशियों में दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये जो वैक्सीन है, ये जो टीका है, ये अंतरपेशीय दिया जाता है। ठीक है, मांसपेशियों में दिया जाता है, इसे आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4, एक के अतिरिक्त निम्न सभी टीके राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में आते हैं। देखिए यहाँ पर 4 टीके दिए गए हैं, बीसीजी, पेंटावेलेंट, ओपीवी। ये सभी के सभी जो टीके हैं ये राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, लेकिन न्यूमोकोकल जो टीका है ये राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत, कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता। अब ये न्यूमोकोकल टीका है क्या, क्यों लगता है? तो न्यूमोकोकस बैक्टीरिया के संक्रमण से शरीर में होने वाली बीमारियों के रोकथाम के लिए न्यूमोकोकल का टीका लगता है। अब ये जो न्यूमोकोकस है, ये जो बैक्टीरिया, इसके संक्रमण से क्या क्या होता है? तो रक्त का संक्रमण हो सकता है। आपने निमोनिया सुना होगा, ये जो निमोनिया की बीमारी है ना, इसी बैक्टीरिया के संक्रमण से होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, न्यूमोकोकल। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मातृ मृत्यु दर MMR क्या है? क्या है बताइए? ऑप्शन नहीं पढ़ना है हमको, आप बताइए क्या होता है। क्या पढ़ा था हमने? प्रति 1 लाख जीवित शिशु के जन्म पर, जीवित शिशु के जन्म पर प्रसव के दौरान या प्रसव के कारण माता की मृत्यु के अनुपात को मातृ मृत्यु दर कहा जाता है। और 2021-22 के अनुसार 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर कितना है बताइए, जल्दी बताइए। 137 है। ठीक, इतना आपको ध्यान में रखना है ना? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहे हैं? गर्भवती महिला की मृत्यु 9 महीने से पहले। तो मैंने साफ साफ कहा है कि प्रसव के दौरान या प्रसव के कारण। 9 महीने से पहले मतलब प्रसव से उसका कोई रिलेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, गर्भावस्था के दौरान या शिशु के जन्म के कारण। यहाँ पर क्या लिखा है? शिशु के जन्म के कारण से प्रति 1 लाख जीवित जन्मों में मातृ मृत्यु की वार्षिक संख्या। ये सही लग रहा है हमें। अब फिर भी हम नीचे और पढ़ लेते हैं। महिला की मृत्यु शिशु के जन्म के 2 वर्ष के अंदर, कोई औचित्य ही नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गर्भावस्था के दौरान या शिशु के जन्म के कारण से। ठीक है, समझ गया इतना? अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से एक को छोड़कर सभी पोषक तत्व भोजन में पाए जाते हैं, किसे छोड़कर? तो देखिए
प्लाज्मा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। तो हमने पढ़ा है 6 पोषक तत्वों के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और जल आते हैं। प्लाज्मा कोई पोषक तत्व नहीं है, ये एक्चुअली ब्लड का कंपोनेंट है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, रक्त का जो पीले रंग का घटक होता है ना, वो है प्लाज्मा। रक्त की कुल मात्रा का 55% प्लाज्मा होता है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। लार में पाए जाने वाले एमिलेज द्वारा कार्बोहाइड्रेट का विश्लेषण होता है। ये जो लार में पाए जाने वाले एमिलेज एंजाइम है, इसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट जो है वो शर्करा के छोटे अणुओं में विभाजित हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो स्टार्च है वो दांतों में नहीं जमता है। तो किसका विश्लेषण होता है, मैंने यहाँ पर क्या शब्द बोला, शर्करा। ऑप्शन देखिए, वसायुक्त अम्ल के रूप में अमीनो अम्ल, पॉलीपेप्टाइड या फिर साधारण शुगर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साधारण शुगर। ठीक, अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन, बी खनिज पदार्थ, सी रेशा और डी वसा। अभी हमने पढ़ा है ना पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो इनमें से रेशा, ये कोई पोषक तत्व नहीं है। क्या होता है रेशा? ये प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से किसी पदार्थ के द्वारा पाया जाने वाला एक तंतु होता है। क्या होते हैं ये? कृत्रिम या प्राकृतिक पदार्थों से बने पतले तंतु होते हैं, पतले तंतु होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लें तो कागज, ऊन, ये सब क्या है, पेड़ों के छाल, ये सब पतले तंतु ही हैं जिन्हें रेशा कहा जाता है या फिर फाइबर कहा जाता है। ठीक है, तो ये पोषक तत्व तो नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से एक के अतिरिक्त सभी हड्डियों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। ऐसा क्या है जो हड्डियों को मजबूत करने के लिए आवश्यक नहीं है? तो देखिए, मैग्नीशियम मिनरल है, कैल्शियम मिनरल है, विटामिन बी, और ये जो थायमिन है ये किसी विटामिन का क्या है, रासायनिक नाम है। कौन सा विटामिन है बताइए? ये है विटामिन B1 का रासायनिक नाम। विटामिन B1 से क्या होता है? बेरी रोग होता है। ठीक, तो फिर से पढ़ लेते हैं। एक के अतिरिक्त सभी हड्डियों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। तो देखिए इसमें ना जो इसका करेक्ट आंसर है वो विटामिन B1 है, मतलब थायमिन। थायमिन के अतिरिक्त बाकी जितने भी मिनरल्स होते हैं वो हड्डियों को मजबूत करने के लिए जरूरी होते हैं। हम अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भोजन में कितनी ऊर्जा है, इसको दर्शाने के लिए कौन से यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है? तो देखो, लेबल, कैलोरी, खाद्य गाइड, पिरामिड या पाउंड। तो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कैलोरी। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, निम्न में से नियासिन के संबंध में क्या सही है? नियासिन क्या है? ये भी रासायनिक नाम है। कौन सा विटामिन का है? तो ये हमने नहीं पढ़ा है, ये मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से क्या होता है, तो जो हमारी मानसिक स्थिति होती है ना वो धीमी हो जाती है, मंद हो जाती है। त्वचा में सफेद धब्बे आने लगते हैं। अब ये हमें किससे प्राप्त होता है, तो ये भी देख लेते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो नियासिन है ये लाल कोशिकाओं के निर्माण में काम तो नहीं आता है। ठीक है, तो ये दोनों जो ऑप्शन है ये दोनों हमारा तो आंसर नहीं हो सकता।
तो आंसर क्या हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक। तो अब इसको हम पूरा पढ़ लेते हैं। नियासिन चमड़ी, पेट और स्वतंत्र तंत्र को स्वस्थ रखता है, हाँ ये रखता है, ठीक है। दाल, चावल, मूंगफली और ये मांस से प्राप्त होता है, तो हाँ ये हमें ब्रोकली, मशरूम, मटर, दाल, चावल, मूंगफली, मांस, मछली, इन सब से ये हमें प्राप्त होता है, ठीक। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आप क्या क्या आपको जानना है कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, तो नियासिन है। नियासिन हमें किससे किससे प्राप्त होता है, तो मांस, मछली, दाल, चावल, ब्रोकली, मशरूम, मटर, इन सब से प्राप्त होता है। और इनकी कमी से क्या होता है, तो जो हमारी मानसिक स्थिति होती है वो मंद हो जाती है और हमारे शरीर का जो त्वचा होता है उसमें सफ़ेद धब्बे लगने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। किशोरी बालिकाओं के आदर्श वजन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये पहला बी और सी और ये डी ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन रेयरली पूछे जाते हैं जो आंकड़ों से संबंधित होते हैं, और जब ये आंकड़ों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें या तो उसे ग्राफ पैटर्न में समझना चाहिए या तो हमें कुछ बड़े बड़े उस आंकड़ों का पैटर्न समझना चाहिए, और उसके बाद हमें उसे याद नहीं करना है, हमको केवल समझना है और जैसे ही क्वेश्चन आए तो हम वहां पर क्लिक कर जाएं। तो यहाँ पर देखिए जो किशोरी बालिकाएं हैं, है ना, अगर कुपोषित हैं तो उसका BMI मतलब बायोमास इंडेक्स 18.5 से कम होगा। जो सामान्य किशोरी महिलाएं हैं या किशोरी बालिकाएं हैं उनका जो BMI है वो 18.5 से 25 तक होगा। जो अत्यधिक पोषित हैं उनका 30 से अधिक होगा। तो ये आपको एक बार ध्यान में रख लेना है ना। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन। निम्न में से मातृ मृत्यु दर के संबंध में क्या सही है। इसमें ऑप्शन है ए, भारत में 115 प्रति लाख जीवित बच्चों पर तथा इस राज्य में 159 लाख प्रति लाख जीवित बच्चों पर। तो देखिए यहाँ पर ना चारों ऑप्शन में बस आंकड़े दिए गए हैं और इसमें क्या पूछा जा रहा है कि देखिए ये 2021 का पेपर है, तो 2020-21 की बात चल रही होगी। 2020-21 में भारत में प्रति लाख जीवित बच्चों पर मातृ मृत्यु दर कितना था और छत्तीसगढ़ में कितना था। तो उस समय कितना था, तो उस समय जो है वो 113 और 159 था। लेकिन अभी के आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी 2021-22 की बात करें तो भारत में मातृ मृत्यु दर 97 है और छत्तीसगढ़ में 137 है। ये आंकड़ा आपको याद रखना है, ठीक। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ग्रुप ए तथा ग्रुप बी के सदस्यों को सुमेलित करना है। देखिए एक तरफ विटामिन, किसी भी विटामिन की कमी की बात की गई है और दूसरी तरफ उससे होने वाले बीमारी की बात की है। तो चलो मैच करते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है, प्रजनन शक्ति में कमी आ जाती है, नपुंसकता कह सकते हैं इसे हम, ठीक है। तो अब बच गया 2। अगर हमको 2 का भी पता है ना तो भी हम आंसर तो ढूंढ लेंगे। देखते हैं आंसर क्या होगा, यहीं से आंसर ढूंढ लेते हैं। डी का ऑप्शन 1, डी का मैच 1 कौन सा है, डी का मैच 1, ये हमारा सही आंसर है। तो विटामिन के की कमी से क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है, मसूड़ों में जलन होते हैं, दांत टूट जाते हैं। तो विटामिन सी की कमी से दांतों में प्रॉब्लम होता है, स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन के की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इधर क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, आप भी जस्ट पढ़े हैं इसलिए। स्कर्वी नामक बीमारी किसकी कमी से होती है, तो किसकी कमी से होती है, विटामिन सी की कमी से होती है। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से बेरी बेरी होता है, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है।
ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा मरासमस रोग का लक्षण है? पढ़ा है ना हमने मरासमस रोग, इधर का भी क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। प्रोटीन की कमी से होता है रक्त का निकलना, स्कर्वी, अल्पता, क्वाशियोरकर। तो देखिए दोनों का आंसर आपको समझ में आ गया है। यहाँ पर प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों की बात की जा रही है। एक तरफ है क्वाशियोरकर या क्वाशियोरकोर और दूसरी तरफ है मरासमस। हमने दोनों टॉपिक को डिटेल से पढ़ा है। दोनों की पहचान क्या होती है? तो इसमें शरीर बहुत दुबला हो जाता है और इसमें जो पेट होता है वो निकल जाता है। अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं। मांसपेशियों में कमी, तो हाँ होती है मांसपेशियों में कमी, हमारी हड्डियां भी कमजोर हो जाती है। सूजन, तो सूजन जैसा कुछ नहीं होता, शरीर पूरा का पूरा दुबला हो जाता है, सूजन कैसे होगा बताइए। संक्रमण के लिए संवेदनशीलता में वृद्धि और रूखी त्वचा, तो हाँ ये सब होता है, सूजन तो नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब प्रोटीन की कमी से क्या होता है? तो क्वाशियोरकर होता है, जैसे हमने देखा यकृत जो है वो मोटा हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए अभी तक जो आपने क्वेश्चन पढ़ा वो महिला पर्यवेक्षक परिसीमित सीधी भर्ती 2021 के सवाल थे। देखिए लगभग सभी तरीके के सवाल पूछे गए थे, लेकिन सवाल बहुत सिंपल थे, बहुत घुमा फिरा के नहीं पूछा गया था। एक जो सामान्य जानकारी किसी महिला सुपरवाइजर के पद के लिए किसी महिला को होनी चाहिए वैसी ही जानकारी थी। हमको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमको सामान्य जानकारी देखना है। ठीक, तो ये जो है खुली सीधी भर्ती 2021 में पूछे गए प्रश्न हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं। निम्न में से बैक्टीरिया जनित रोग कौन से हैं? तो देखिए डिप्थीरिया और टिटनेस यही बैक्टीरिया जनित रोग हैं, क्योंकि ये जो पोलियो है ये वायरस है। ठीक है, पोलियो और यहाँ पर पोलियो आ गया ना, ये वायरस का संक्रमण होता है इससे। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं तो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे के स्वास्थ्य स्तर को किन परिस्थितियों में गंभीर रूप से जोखिम भरा माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, यदि जन्म के समय शिशु का वजन 2 किलो से कम है तो हाँ कितना होना चाहिए? 2.5 से 3.5 किलो के बीच में होना चाहिए। शिशु का वजन लगातार 3 माह से बढ़ नहीं रहा है तो ये भी खतरे की बात है। शिशु का वजन लगातार बढ़ना चाहिए, हमने देखा था ना। शिशु के वजन में लगातार 2 महीने से कमी हो रही है, ये तो बहुत ही खतरनाक है। तो तीनों स्थिति जो है वो जोखिम भरी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त से सभी, उपरोक्त सभी। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा संचारित होती है? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए है HIV एड्स। ये क्या है? ये वायरस है, ये वायरस के संक्रमण से होता है। मलेरिया जो है ये इंसेक्ट, कौन सा इंसेक्ट होता है? ये एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। टीबी ये बैक्टीरिया जनित बीमारी है। और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन एनर्जी कुपोषण सामान्यतः दिखाई देता है एवं अधिकतम घातक परिणाम होते हैं? ए वयस्कता और किशोरावस्था, बी किशोरावस्था और बचपन, सी शिशु अवस्था और बचपन, और डी केवल शिशु अवस्था। बताइए, हमने पूरा पढ़ लिया है, सब कुछ पढ़ लिया है, पोषण, स्वास्थ्य संबंधित जानकारी, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, टीकाकरण, हमने सब पढ़ा है ना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन एनर्जी कुपोषण सामान्यतः दिखाई देता है? किसमें? तो बच्चों में दिखाई देता है। जो कुपोषण की स्थिति है वो सबसे ज्यादा 0 से 5 साल के या 6 साल के बच्चों में दिखाई देता है ना। एवं अधिकतम घातक परिणाम भी देता है, इससे बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, मृत्यु का कारण भी हो सकता है यही कुपोषण।
तो शिशु मतलब कि जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, और बचपन मतलब 0 से, बचपन मतलब 5 से 6 साल तक के बच्चे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिशु अवस्था और बचपन। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? फिर से वही क्वेश्चन। एक ही साल में महिला पर्यवेक्षक में खुली सीधी भर्ती में एक यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, और परिसीमित सीधी भर्ती में ऐसे ही क्वेश्चन 2 पूछे गए थे। तो आपको ध्यान में रखना है, किसी एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। विटामिन, मिनरल, फाइबर और वसाई तो सेम ही क्वेश्चन है। कौन सा नहीं है? तो फाइबर नहीं है, रेशा नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, आप सभी को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आप लोग को ये भी समझ में आया होगा कि यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। अभी हमने 2021 में पूछे गए प्रश्नों को देखा। हमारे अगले लेक्चर में हम 2013 में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।